जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जितने भी बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं बीपीएससी के द्वारा वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। और यही सब इन सभी क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या भी संपूर्ण क्वेश्चन के व्याख्या भी करेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है या पहले कितने मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है उन सभी के बारे में भी आप सभी को नॉलेज हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम से पहले आप ये वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको और भी ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 30 तक कर लिए थे और ये मीडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चन है। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। कल ये क्लास हुई थी और ये क्लास आपको कल ये क्वेश्चन दिया गया था कल की क्लास में कि इसका आंसर बताइएगा। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था। शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका दीवान ए अर्ज विभाग जो संबंधित है ये संबंधित है रक्षा विभाग से। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज इसी को बोलते हैं और इसी को आरिज ए मुमालिक भी बोलते हैं। दीवान ए आरिज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए आरिज या आरिज ए मुमालिक आप बोल सकते हैं। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। बलबन ने और क्या क्या मतलब शुरू किया था। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन के द्वारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। याद रखेंगे शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। और उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उन्हें उनका राज्याभिषेक भी करवाया था। तो किसने उनको क्षत्रिय घोषित किया था? ये नया क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे बनारस, यूपी बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट नाम था इनका। और इन्होंने इनको क्षत्रिय घोषित करते हुए, जो शिवाजी थे इनको क्षत्रिय घोषित करते हुए इनका राज्याभिषेक करवाया था। और राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये डेट याद रखेंगे 1674 ईस्वी में शिवाजी जी का राज्याभिषेक हुआ था। 3 नंबर प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गामा और आशफ खान। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो थे अलाउद्दीन हसन। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। और यहाँ पे जफर खां, जो जफर खां को ही उनका और दूसरा नाम था हसन गंगू, इन्हीं को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने 1347 से 1358 ईस्वी तक जफर खान नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। और इनका शासनकाल जो था जफर खां का 1347 से 1358 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ था। 1347 में ये सिंहासन में बैठे और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की नींव डाली थी। उसने गुलबर्गों को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। एहसानाबाद ये भी याद रख सकते हैं। अपने साम्राज्य के शासन के लिए इसे चारों तरफों अर्थों प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। ये बहुत बार पूछते हैं कि किसने 4 प्रांतों में इसको बांटा था। याद रखेंगे अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू इसी को बोलते हैं। और इसी का जो और नाम है जफर खां। इसने 4 भागों में इसको बांटा हुआ था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। और सभी के लिए एक एक शासक को नियुक्त किया गया था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था और इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। तो उसने हिंदू जो शासक थे, हिंदू जो वहां के हिंदू लोग थे, उनसे जजिया कर नहीं लेने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सरंजामी प्रथा
इसकी बात करेंगे तो ये संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा थी, और ये जो है सरंजामी प्रथा, इसी को कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन करने के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ये बताना है। खराज, खुम्स, उस्र, मुक्ताई। अपने उत्तर का चयन कर निम्नलिखित कूटों में से बताना है। तो निम्नलिखित में से भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर, तो भूमि उत्पाद पर जो कर लगता था वो था खराज, उस्र और मुक्ताई। खराज, उस्र और मुक्ताई, ये जो है तीनों कर भूमि उत्पाद के रूप में लगते थे। और खुम्स जो होता था ये लूटपाट, जैसे लूटपाट जो कर होती थी उस पे लगने वाला कर होता था। तो खुम्स लूटपाट का कर था, और खराज, उस्र और मुक्ताई ये तीनों भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। इसका 1, 3 और 4 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खराज, उस्र और मुक्ताई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स की बात करेंगे तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था, और इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा था। ये उल्टा किया था इन्होंने, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद बिन तुगलक थे। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। अगला प्रश्न 36। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे, ये सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे, और उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, अर्थात 1/2 भाग वो जितनी भी उपज होगी, अगर 10 केजी होती है तो 2 मतलब 5 केजी वो अपने पास ले लेगा। तो 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, और जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया था। और इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% थी। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी लगभग सेम, यहाँ पे सेम टैक्स वसूलते थे। लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय? तो याद रखिएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया की बात करेंगे तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन की बात करेंगे तो भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया, जो 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, और सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सहाउद्दीन आरिफ, शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रकनुद्दीन, अब्दुल फतेह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। और इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन की उस संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस्लाम शाह जो है शेर शाह का पुत्र था। सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह, इसमें से सभी ने, लगभग सभी ने 250, 200, 250 और 500 की इकाइयों में अपनी सैन्य टुकड़ियों को विभाजित किया हुआ था। तो इसका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया, और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में होती है। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी, और इसलिए इसका राइट आंसर ई माना गया। देखिए, शेर शाह, इस्लाम शाह, सिकंदर शाह, कई बुकों में आपको देखने को मिलेगा सिकंदर शाह के शासनकाल में भी 200, 500, 200, 250 और 500 की इकाइयों में सैन्य टुकड़ियों को विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इसमें बहलोल लोदी का कोई ऑप्शन नहीं आता है, मतलब बहलोल लोदी के बारे में नहीं लिखा मिलता है, लेकिन सिकंदर शाह, शेर शाह और इस्लाम शाह, इन तीनों के बारे में कहा जाता है, और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर से। जवाबित एक प्रकार का जो है राज्य कानून है, ठीक है, इसका संबंध था राज्य कानून से, जवाबित का संबंध था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? टंका, टंका किस धातु का होता था? चांदी। तो याद रखेंगे आपका टंका जो था ये चांदी का होता था, ससगनी भी चांदी का होता था। जीतल की बात करेंगे, जीतल आपका तांबे का था। कैसे? तांबे का होता था। याद रखेंगे टंका, ससगनी चांदी चांदी के होते थे और जीतल तांबे का होता था। चांदी चांदी तांबा, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सल्तनत काल में टंका चांदी, जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो भारत में कागज का प्रयोग है ये 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका पूछा था प्रिंटिंग प्रेस से, कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। ठीक है, जो आपका 68 वाला एग्जाम था उसमें जीएसएसटी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आप याद रखेंगे। तो आप ये जरूर पूछा जा सकता है कि देखिए एक बार पूछा जा चुका है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कागज का सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ हुआ था। याद रखेंगे सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है और यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला प्रश्न है 42। तबकात-ए नासरी का लेखक कौन है? शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी। कल की क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ाया था। तबकात-ए नासरी, इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तबकात-ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में बटा हुआ है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है और मिनहाज प्रथम इतिहासकार हैं जिसने यह कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया था। इन्हीं के लेख में यह देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उन्हें भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। याद रखेंगे सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अर्थात जो उनको भक्त समझना या सुनना पसंद करते थे वो सभी संतों ने उन्हीं भाषा में वैसे ही उन्होंने अपने उपदेश दिए और वैसे ही इनकी विशेषता थी सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे भक्ति आंदोलन में संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया है। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? मतलब कौन सा ऐसा सुल्तान था जिससे किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वो आजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ने सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। अब यहाँ पे और देख सकते हैं दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, हिशामी, मलिक मोहम्मद जायसी, रश खान। ये 12 मासा की रचना करने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम
में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और इनकी जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी मतलब जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं सब लोग याद रख केयर करके रखिएगा, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और कभी कभी होता है कि आपको आता भी रहता है और फिर आप गलत कर देते हैं, इससे ऐसा नहीं करना है। इसकी इनकी चार बहुत फेमस है, बारह मासा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये चार इनकी बहुत प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 46, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी। तो याद रखिएगा, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उनकी सैन्य कुशलता। अगर जब सेना कुशल होगी लड़ने में तो जरूर से जरूर वो जीतती है, और यही उसकी जीत का प्रमुख कारण था। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच होती है। ये डेट आप याद रखेंगे, कई बार डेट में कंफ्यूजन कर देता है। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। बाबर की सैन्य संख्या लोधी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वर्ण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। अगला प्रश्न है 47, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। याद रखेंगे, तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त। 48 नंबर प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1536 ईस्वी। तो हुमायूं ने चुनार तुर्क पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। अगला प्रश्न है 49, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? बेगम, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने नूरुन्निसा बेगम ने। तो बताइएगा, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? वो हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में जो है दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास, जो ईरानी वास्तुकार थे, इन्होंने तैयार किया था। मीरक याद रखेंगे, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि जो हुमायूं का मकबरा है इसके वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा गियास इनका नाम है और ये ईरानी वास्तुकार थे। इन्होंने तैयार किया। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है और इस मकबरे के परितः अर्थात चारे और एक बाग की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर। हुमायूंनामा की रचना उनकी बहन गुलबदन बेगम ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः उनके अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। अगला प्रश्न है 51, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए अंकित हैं। सबसे पहले कौन सा हुमायूं के द्वारा युद्ध लड़ा गया था? मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। सबसे पहले हुमायूं के द्वारा देवरा का युद्ध लड़ा गया था। याद रखेंगे, देवरा का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद फिर इन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा, फिर आपके बाद कन्नौज का युद्ध लड़ा और बाद में सरहिंद का युद्ध लड़ा। सरहिंद का लास्ट में है, सबसे लास्ट में। और सबसे पहले 1531 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर देवरा का युद्ध होता है। याद रखेंगे, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है।
देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती नदी के तट पर स्थित दौराह या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के मध्य हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। इसी युद्ध में निजाम नामक बिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा के इस विजय से शेर खां अर्थात शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और सिक्के भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसके खोया राज्य वापस दिला दिया था। तो दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार बार एग्जाम में जो भी आपके जीएस जिसमें पूछी जाएगी वहां पे आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत बेटर है, क्योंकि बीपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसी बेस पर वैसे ही क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से दोबारा बनाने की कोशिश करती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और कुछ क्वेश्चन इनकी व्याख्या से आपके सही हो जाएंगे, तो व्याख्या भी कंप्लीट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। जो शेरशाह सूरी थे इन्होंने हजरत आला की उपाधि अपनाई थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। शेर शाह जो है इनका मकबरा सासाराम में स्थित है, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कलिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है 54। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम सिंह खान, शक्ति सिंह। याद रखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा जो प्रताप थे इनकी सेना के सेनापति थे हकीम खां, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना ने अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था और राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी और आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। याद रखेंगे, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने वाले भी बादशाह थे या शासक थे, उनका नाम है अकबर। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह, सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था और अकबर की लोकप्रियता के कारणों में से उपरोक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1590, 1575, 1576, 1572। याद रखेंगे, 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा और दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का
आदेश दिया। मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ये अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया और इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन, अबुल फजल? याद रखिएगा आईने अकबरी ये जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी और यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है, मतलब जितने भी आधिकारिक कार्य होते थे अकबर के शासनकाल में उन सभी को इसमें संकलित किया गया था। अगला प्रश्न है 59, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां? याद रखिएगा एतमादुद्दौला का जो मकबरा है ये नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था और यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा वेदाग सफेद संगमरमर का बना है। ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इसमें इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरादूरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया था। पितरादूरा याद रखिएगा पितरादूरा शैली में बना हुआ है। याद रखिए पितरादूरा जो शैली है इसका पहली बार प्रयोग कब किया गया था? पहली बार प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, परचिनकारी पितरादूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का उपयोग करना, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। अभी जस्ट बताया आपको कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसी को पितरादूरा या परचिनकारी कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिकारी या परचिनकारी इसी को पितरादूरा भी बोलते हैं। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। और ध्यातव्य है कि भारत में पितरादूरा नाम का जड़ायु कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। मतलब जड़ने का कार्य जो है सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया और इस मकबरे का जो निर्माण है जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। इसके लिए करवाया था तो अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके मकबरे के लिए मतलब मकबरे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 जो आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होगा और इसका आंसर आप सभी को देना है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। बताना है आपको बटाई शब्द का क्या अर्थ था और कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन करने के पश्चात आपको वहां पे सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं। किसी को भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमारे नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के सारे वीडियोज के लिंक और पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।